अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में आपका खैर मक़दम है। मैं अतर ख़ान। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुरेंद्र उगाले किर्लोस्कर हॉस्पिटल से, जो सेकंड सर्जन इन द वर्ल्ड है, सारी दुनिया में सेकंड सर्जन है जिन्होंने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी फॉर डायबिटीज़ की है और करते हुए आ रहे हैं हमारे शहर में। उसका मतलब है कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी फॉर डायबिटीज़ कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन ट्रांसप्लांट को, जिससे डायबिटीज़ जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाती है, बल्कि ख़त्म भी हो जाती है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं डॉक्टर सुरेंद्र उगाले से और जानते हैं उनकी सर्जरी करियर के बारे में और उनकी स्पेशलिटीज़ के बारे में भी। वो वेट लॉस सर्जन भी है, तो इसी सेगमेंट में हम बात भी करेंगे वेट लॉस सर्जरीज़ के बारे में। तो नाजरीन, डॉक्टर सुरेंद्र उगाले हमारे साथ है किर्लोस्कर हॉस्पिटल से। चलिए दोस्तों बात करते हैं मोटापा, वेट लॉस बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। आप सब जानते हैं, हम लोग सब फाइट कर रहे हैं, एक्सरसाइज करते हैं फिटनेस के लिए, लेकिन ये जो है ग्लोबल प्रॉब्लम है। हमारी इंडियन प्रॉब्लम्स भी है, जैसे हम लोग डायबिटीज़ की बात कर रहे थे, यहाँ पे भी काफ़ी मोटापा है। कहते हैं कि जो जितना बड़ा सेठ है वो उसका इतना बड़ा पेट होता है यहाँ पे। तो डॉक्टर साहब, ये बड़ा मसला है हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में, इवन ग्लोबली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ओबेसिटी। तो ये सबसे पहले ये बताएं कि ये ओबेसिटी जो है क्यों इतनी बढ़ती जा रही है हमारे मुल्क में, तो और ये है क्या, मतलब क्या हो रहा है जब इतना सारा टमी या जो जहाँ जहाँ पे फैट डिपॉजिट्स होते हैं वो क्यों होते हैं, और उसको कैसे जो है मेल्ट किया जा सकता है, यानी इनिशियली अवॉइडिंग द सर्जरी। आज जैसे कि हम बात करें कि वो सर्जन से अगेन बड़ा डर लगता है कि भाई ये ऑप्शन हम कम अवेल करना चाहिए। तो आप बताएं कि ओबेसिटी क्या है। इसमें पहली ये बात है कि सरप्राइजिंगली इंडिया जैसे देश में जो बाहर के लोग सोचते हैं कि नॉट एफ्लुएंट नेशन, मतलब एकदम बहुत ऐसा वेल्दी नेशन नहीं है, इसमें भी यहाँ पे भी इतनी ओबेसिटी की प्रॉब्लम है। तो ये पहली बात बहुत सरप्राइजिंग है। ये ऑफ कोर्स वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बहुत ही हो गई ओबेसिटी, जो यूएस, इवन इन द गल्फ, साउथ अमेरिका में भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड, और एशिया में भी सेम। इंडिया में भी ये समझिए कि हमें लगता है कि पॉवर्टी है, उतनी एफ्लुएंस नहीं है, फिर भी ओबेसिटी के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, और नॉट एज मच एज वेस्टर्न वर्ल्ड, बट फिर भी ऐसा समझिए कि एक सर्वे में ये मालूम हुआ था कि एटलीस्ट 24 लाख इंडियंस आर ओबीज, एटलीस्ट। वो मेरे ख्याल से बिल्कुल एक्चुअली मिनिमम फिगर है, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा ही होगा। और इतनी इसकी ओबेसिटी बढ़ गई है क्योंकि इतने सालों से अपने देश में लाइफस्टाइल के चेंजेस, और अपना देश भी जैसे इकोनॉमिकली इसका प्रोग्रेस हो रहा है, तो लोग एक्टिविटी, एक्सरसाइज ये भूलते जा रहे हैं। और इसका एक सोशल भी इसका कारण है। आप देखेंगे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जैसे एक्सरसाइज के लिए और वॉकिंग के लिए कितनी फैसिलिटी है। उनके जो पेवमेंट, फुटपाथ है, बिल्कुल क्लीन है, अलग है। फुटपाथ पे कुछ कचरा या प्रॉब्लम नहीं रहता वहाँ पे। और ये भी है कि फुटपाथ का एक हिस्सा उसको अलग से मार्किंग करके उसको साइकिल के लिए ट्रैक बनाया हुआ है। ये वेस्टर्न वर्ल्ड में ये कॉमन है। अपने देश में हर फुटपाथ पे कुछ बड्डी रहेगी, कुछ स्टॉल्स रहेंगे, लोग रहेंगे और कचरा रहेगा। तो लोगों को चलने के भी उनको जगह नहीं है। और अपने शहरों में जैसे अपने पास एटलीस्ट कुछ पार्क है, केबीआर नेशनल पार्क है, या हैदराबाद में इंदिरा पार्क है, या कुछ है वॉकिंग के लिए, जहाँ लोग जाके वॉकिंग की एक्सरसाइज एटलीस्ट कर सके। पर ये कल्चर अपने देश में बहुत कम है। और खाने का प्रॉब्लम तो है। खाने में अपने डाइट में मेजॉरिटी अपना कार्बोहाइड्रेट का खाना है, प्रोटीन्स अपने कम है, फैट्स भी अपने ज़्यादा है, और खाने की क्वांटिटी, इंडियन हॉस्पिटैलिटी जो अच्छी भी है तो हेल्थ के लिए ये बुरी भी हो सकती है, क्योंकि
सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर आप खाए नहीं तो आप ठीक से मेहमान का जो फ़र्ज़ है वो नहीं निभा रहे, तो आपको अच्छे से खाना चाहिए पेट भर के, और उसके बाद भी ओवर ईट आप करें तो फिर जो होस्ट है वो खुश रहते, और फिर उसके बाद फिर मीठा तो खा ही लेते। तो ये सब कारण है, और ओबेसिटी में हेरिडिटरी फैक्टर भी है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स और हेरिडिटरी फैक्टर्स और डाइट फैक्टर्स, ये सब देखिए। और जैसे आप जानते हैं फास्ट फूड ऑल ओवर द वर्ल्ड कितना प्रोग्रेस कर रहा है, बच्चे स्कूल्स में भी सब जंक फूड फास्ट फूड के पीछे ऐसे जा रहे हैं। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ही बढ़ गई है अपने कंट्री में। और मैं समझता हूँ वन ऑफ द की रीज़न जो काउच पोटैटोज जो बोलते हैं, जो है ना, बस बैठे हो टीवी देख रहे हैं, तो आजकल का यंग जनरेशन जो है बड़ा हाईटेक हो गया है, सिर्फ बटन दबाने में वो एक्सरसाइज होती है उनकी। दे प्ले एवरीथिंग वर्चुअली, तो दैट्स अनदर रीज़न। तो जहाँ पे मोटापे की बात हो रही है कि जो जनरेशन्स में मैं समझता हूँ जो ओल्डर जनरेशन्स है और जो है यंगर जनरेशन्स है, इसमें किस सेक्टर में ज़्यादा ओबीस लोग हैं आपके जो है एक्सपीरियंस के मुताबिक? जो हमारे सीनियर्स है, बड़े हैं, वो ज़्यादा जो है मोटापे में मुब्तला है, या फिर इवन जेंडर मेल या फीमेल, किस में ज़्यादा जो है मोटापा होता है? मोटापा यूजुअली फीमेल्स में ज़्यादा है इसका इंसिडेंस। लेडीज़ के लिए एक चीज़ तो ये है कि प्रेगनेंसीज उनको होते हैं, तो प्रेगनेंसीज के साथ एज इट इज़ बॉडी में फ़ैट उनका ज़्यादा रहता है, वेट भी उस समय उनका बढ़ जाता है। और अपने कस्टम्स जो है, सोशल जो कस्टम्स है, उसमें लेडीज़ को रेस्ट लेने के लिए बहुत उनको फोर्स फिर करते हैं कि आप अभी हिलिए मत, एक्सरसाइज मत करिए, कुछ मत करिए, आप रेस्ट ले लीजिए तो फिर ठीक रहेगा। इसकी वजह से लेडीज़ में ज़्यादा वेट गेन्स हो जाते हैं। फिर ओल्डन डेज़ में ऐसा रहता था कि लोग अच्छे से खाते भी थे, पर उस समय फार्मिंग एक्टिविटी या एक्सरसाइज वगैरह ये बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बहुत रहती थी। अब हम जैसे सीनियर्स से सुनते हैं कि उनको स्कूल के लिए भी 5 किलोमीटर्स 15 किलोमीटर्स उनको वॉकिंग उनको करनी पड़ती थी। आजकल तो बच्चे तो घर से कार में डोर टू डोर ट्रांसपोर्ट है, जैसे आप बोले वीडियो गेम्स है, तो एक्टिविटी एकदम कम हो गई है और खाना और जंक हो गया है। तो ये इसकी एब्सोल्युटली इम्बैलेंस हो गई है डाइट में, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम इंक्रीज होते जा रहा है। ये जो BMI आई थिंक बॉडी मास इंडेक्स जो है, ये क्या होती है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो बॉडी का जो पोर्शन है, यूजुअली जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, अगर किसी की बेली है जो फैट है तो वो सामने जो एक फैट डिपॉजिट हो रहा है, तो फिर बॉडी मास इंडेक्स को ज़रा आप एक्सप्लेन करें हमारे नाज़रीन के लिए। इसके ओबेसिटी के लिए ये एक मार्कर है BMI या बॉडी मास इंडेक्स। इसका कैलकुलेशन ऐसा होता है कि वेट लेते हैं इंसान का और उनका हाइट लेते हैं और उसका एक रेशियो रहता है, और उसके कैलकुलेशन से बॉडी मास इंडेक्स जो फिगर इनका एवरेज रेंज में होना चाहिए वो कैलकुलेशन हो जाती है। तो इंडियंस और एशियंस के लिए बॉडी मास इंडेक्स का नॉर्मल रेंज है 18.5 टू 23। वेस्टर्न वर्ल्ड में अपर लिमिट है 25। उसके ऊपर इंडेक्स बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं बीइंग ओवरवेट। उससे और बढ़ जाता है तो ओबेसिटी ग्रेड 1, फिर ओबेसिटी ग्रेड 2, और उसके बाद फिर इट इज़ डिजीज़ ओबेसिटी, उसको मॉर्बिड ओबेसिटी बोलते हैं। जब इंडेक्स 35 के ऊपर हो जाता है इन वेस्टर्न वर्ल्ड विथ ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ या जॉइंट के प्रॉब्लम्स, ये सब एसोसिएटेड, फिर कुछ भी मेडिकल प्रॉब्लम हो जाए तो इंडेक्स 35 एंड अबव इज़ मॉर्बिड ओबेसिटी वेस्टर्न वर्ल्ड में।
इंडिया और एशिया में 32 एंड अबव 32 एंड अबव विथ डिजीज़ अगर नहीं है, सिर्फ वेट इंक्रीज़ है, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में 40, इंडिया में उसका 37। ये बेंचमार्क्स है इसके बीएमआई के। पर इसमें एक फैलेसी है, ये अपने को समझना चाहिए कि अब जो एक टाइप का इंडिविजुअल जो बहुत हेल्दी हो सकता है, जो बॉडी बिल्डर है, उनके मसल्स इतने हेवी है और डेवलप्ड है, उनके बॉडी में हार्डली कुछ फैट है, तो उनका भी बीएमआई बहुत हाई रहेगा। पर ये उनको एज अ डिजीज़ सेक्शन में नहीं लेना चाहिए। तो ये एक फैलेसी अपने को ये समझनी चाहिए कि कई लोगों के मसल्स अच्छे होने से उनका बीएमआई ज़्यादा हो सकता है, पर अगर सिर्फ फैट है ज़्यादा, अगर मसल्स उतने नहीं है, तो देन दिस इज़ द मार्कर। और इंडिया और एशिया में सेंट्रल एरिया में ओबेसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड, और इसलिए इंडियंस और एशियंस ज़्यादा रिस्क में है डायबिटीज़ और ये प्रॉब्लम्स उनको ज़्यादा होने के लिए ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि सेंट्रल एरिया में जो पेट के अंदर भी जो फैट रहता है बहुत सारा लिवर में हो जाता है, इंटेस्टिन के साथ फैट रहता है, और जो आप बाहर देखते हैं वो बाहर का फैट है। तो फैट सिर्फ बाहर का जो आप देखते हैं वही नहीं है, बहुत सारा अंदर है। ओह माय गॉड, बड़ा स्केरी है ये तो। इट इज़ स्केरी। ये जो ओबीज सॉरी जो ओबीज होते हैं, जो मोटे हैं, जो ज़्यादा वेट, ओवर वेट एंड जो बीएमआई नंबर्स क्रॉस कर चुके हैं, या जो केयर नहीं करते, तो ये क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इससे क्या डिजीज़ेस हो सकती हैं मोटे ज़्यादा होने से? इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस है, इसको हम दो ग्रुप्स में इसको डिवाइड हम करेंगे। एक तो है मेडिकल जो कॉम्प्लिकेशन, मेडिकल साइड पे वो फैक्टर्स आपको बताए, तो ज़्यादा वेट से एक तो डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट के प्रॉब्लम, हार्ट अटैक्स, उनको साइलेंट हार्ट अटैक्स आ सकते हैं एकदम ओवरवेट लोगों। नींद में, सुबह नींद में हार्ट अटैक आके वो लोग जा सकते हैं। इवन यंग एज में 40 इयर्स के लोग भी जो बहुत हैवी है और ट्रीटमेंट कुछ नहीं करते या वज़न रिड्यूस नहीं करते, उनको हार्ट अटैक्स हो सकते हैं। फिर इससे ये प्रेशर सब सिस्टम्स पे है, तो किडनी के फेलियर्स, जॉइंट के प्रॉब्लम्स, जॉइंट में स्पेशली नीज़ पे प्रेशर ज़्यादा होने से अपने घुटनों के अंदर जो बोन सर्फेसेस है वो घिस जाते हैं, और उनको फिर जल्दी बाद में नी रिप्लेसमेंट के ऑपरेशंस, जॉइंट रिप्लेसमेंट उनको लगेंगे। तो ऐसे बहुत सारे ये मेडिकल साइड पे है। एक चीज़ जो लोगों को शायद उनको पता नहीं होगा कि कैंसर का भी रिस्क फैट से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कैंसर का भी रिस्क है। तो ये मेडिकल। अब नॉन मेडिकल फैक्टर्स अब देखिए, तो ये देखिए कि जो लोग ओवरवेट और बहुत ही ओबीज हो जाते हैं, वो सोशली एकदम एक्चुअली लोनली लाइफ जीते हैं, अलूफ रहते हैं, ज़्यादातर सोशल फंक्शंस अवॉइड करते हैं, फैमिली, क्लोज फैमिली फंक्शंस भी अवॉइड करते हैं। साइकोलॉजिकल उनको डिप्रेशन उनको बढ़ते जाता है, क्योंकि वो वज़न उतारने का ट्राई करते हैं, फिर किसी का कुछ कम हो सकता है अगर डाइट एक्सरसाइज स्ट्रिक्टली ऐसा करे। जब वो जो सीवियर उनकी मेहनत है, कड़ी मेहनत जब रोक देते हैं, तो वज़न फिर से बाउंस बैक हो जाता है। तो उनको डिप्रेशन बहुत हो जाते हैं ऐसे लोगों को, और उनको फिर लो सेल्फ एस्टीम। फिर जो बहुत ही मोटे हैं उनको ये समझ में ऐसा आप समझिए कि एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको कम रहते। ये हमें एक्चुअली उसको डिस्टिंग्विश ऐसा नहीं करना चाहिए, बट साइकोलॉजिकली ये हो जाता है कि कंपनीज़ में अब जाइए, जो मोटे हैं उनको कम चांसेस मिलते हैं जॉब्स के। तो ये अलग अलग फैक्टर्स ऐसा रहते हैं जो वो देखते हैं कि हम अगर मोटापा यंग एज में हो, स्कूल में चिल्ड्रन है, बाकी के बच्चे सब खेलते रहते हैं, ये जो हैवी बच्चा है वो साइड पे अपना बैठे रहता है, तो उनकी लाइफ लोनली होने लगती है।
और ये बहुत ही फिर डेंजरस सिचुएशन आ जाती, फिर उनकी मेहनत भी फिर कम होते जाती और ये प्रॉब्लम्स बढ़ते। तो ये कॉम्प्लिकेशंस है इसके। ये मोटापा होता क्यों है? क्या सिर्फ ज़्यादा खाने से मोटे होते हैं लोग, या फिर? शुरुआत में तो ज़्यादा खाने से, जैसे आप बैंक में पैसा अगर आप ज़्यादा आप डालें और निकाले कम, तो बैंक बैलेंस तो आपका बढ़ ही जाएगा। तो शुरुआत में तो ज़्यादा खाने से या गलत टाइप के आइटम्स खाने से, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और एक्सरसाइज बहुत ही कम रहने से जो भी अपन ले रहे हैं तो वो बर्नआउट नहीं हो रहा है, तो वो शरीर के अंदर सब जमा होते जाता। सोशली अपनी आदत ऐसी रहती कि जो अपने को शरीर को हर समय लगता खाने में इतना सा लगता खाना, और खाते हम सब लोग प्लेट पूरा भर के, तो जो भी जो बॉडी यूज़ ऐसा कर रही है अपने एनर्जी के लिए, वो इतना सा यूज़ कर लेती, बाकी सब शरीर के अंदर सब स्टोरेज में चले जाता और जमा हो जाता वहाँ पे। तो ये फैक्टर्स मेन है। फिर शुरुआत में ये रहता, फिर धीरे धीरे हार्मोन्स भी कुछ शरीर के अंदर है। जो ग्रेलिन एक हार्मोन है जो स्टमक के कर्व्ड पोर्शन, ऊपरी कर्व पोर्शन से पैदा होता है ग्रेलिन। इसको हंगर हार्मोन भी बोलते हैं। ये हार्मोन से भूख भी ज़्यादा लगेगी। जो गलत फूड आइटम्स है उसकी भी चाहत इससे ज़्यादा रहती है, और कुछ समय के बाद इसका जो नॉर्मल अपना लेवल है वो चेंज होके हायर लेवल पे आ जाता है ये हार्मोन। तो एक बार कुछ सालों के बाद एक बार वज़न बैठ गया, उसके बाद अगर आप फिर कम भी खाइए तो भी वज़न उतरेगा नहीं, क्योंकि ये हार्मोन अभी सब संभाल रहा है बॉडी के अंदर, वज़न उतारने नहीं देता फिर। तो ये कारण है इसके। तो ये जो वेट लॉस एक बहुत बड़ा बिजनेस है यूनिवर्सली, आई थिंक, जो ग्रो होते जा रहा है नॉर्थ अमेरिका में, एशिया में, हैदराबाद में भी जो है हर दिन हर न्यूज़पेपर में जो है वेट लॉस के प्रोग्राम्स जो है ऑफ़र किए जाते हैं। तो वो जो है किस हद तक इफ़ेक्टिव है? क्या उसमें भी जो है जब वो बंद करते हैं तो फिर उनका वेट जो है वापस शूटअप होता है, या आप जो है ना, यानी किस पॉइंट तक ये वेट लॉस के प्रोग्राम्स इफ़ेक्टिव हैं? अब सच बात यह है कि कुछ हमारी ओर से अगर मेहनत अगर नहीं हुई तो कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। जैसे बोलते हैं नो गेन विदाउट एनी पेन। हम सभी को कुछ ना कुछ मेहनत हमें करनी पड़ती है अगर अपने को अपना वेट स्टेबल रखना है, अपनी हेल्थ संभालनी है। अब जब लोग अपने आप को संभाल नहीं सकते और वज़न बढ़ते जाता है, तो उनके लिए इसलिए ये बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है कि और कोई सेंटर है जो प्रॉमिस अपना करते हैं कि आपका वेट इतना तो ज़रूर उतरेगा 1 घंटे में, 1 घंटे में, आधे घंटे में, वगैरह वगैरह। तो अब सच बात यह है कि मेजॉरिटी सेंटर्स में इसमें कुछ मैजिक की कुछ चीज़ तो है नहीं तो कुछ रहता है तो हम सभी लोग अपने आप को संभाल सकते थे। अब अपने आप जो आप नहीं आप कर पाते रेगुलरली, आप डिसिप्लिन नहीं रह सकते, आप अगर कहीं सेंटर में जाए या आप जिम में जाके कोई ट्रेनर को अपॉइंट आप किए और उनके ज़रिए आप कुछ प्रोग्राम ऐसा करवाए, तो आपको इसमें फ़ायदा नॉर्मली होता, क्योंकि आपको कोई मॉनिटर आपको कर रहा है और आप वहाँ पे कुछ फ़ीस आप देते हैं, आप पैसे दे के प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, तो आपकी ओर से भी आप जाते हैं, मेहनत कुछ वहाँ करते हैं। अब अगर वेट लॉस हो गया कुछ आपका और इसको ये प्रोग्राम रुकने के बाद आप मेंटेन अगर नहीं करेंगे, तो इसका रिबाउंड होके जो वेट लॉस हुआ था वो पूरा वज़न फिर आ जाता है और उससे और थोड़ा और बढ़ जाता है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर से उसका रिबाउंड रिएक्शन रहता है। तो ये सब सेंटर्स जो है उनका रोल एक्चुअली ये है कि जो आप खुद आपको करना चाहिए था अपने आप ही और घर में, आप नहीं आप कर सक रहे, इसलिए आप कोई सेंटर में गए तो वो आपसे वही चीज़ आपसे करवाते
और फीस ले लेते हैं। पर आपको अगर हेल्प की ज़रूरत है तो आप जा सकते हैं ऐसे सेंटर में, और उससे कई लोगों को फ़ायदा हो सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेंटेनेंस। बैरियाट्रिक सर्जरी, वेट लॉस सर्जरी के ताल्लुक से बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो नाजरीन, प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में फिर से आपका खैर मकदम है। हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र उगाले मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं वेट लॉस सर्जरी, बैरियाट्रिक सर्जरी। हाँ जी, मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ नहीं? बिल्कुल जी जी। तो जो है किस लेवल पे, सबसे पहले तो आप ये बताएंगे सर्जरी में होता क्या है, करते क्या हैं आप? यानी जैसे बहुत बड़ा एग्जाम्पल याद आ गया मेरे को, बॉलीवुड के एक अच्छे सिंगर जो हमारे पड़ोसी मुल्क से हमारे पास आ गए हैं, अदनान समी। हाँ जी, जो है वो एक एग्जाम्पल है। मैं समझता हूँ ये जो सर्जरी करा के जो है दुबले स्लिम ट्रिम हो गए हैं। तो आप बताएं कि ये बैरियाट्रिक सर्जरी है क्या, इसमें कैसे वेट लॉस किया जाता है? ये बैरियाट्रिक का जो ट्रीटमेंट है, तो पहला फेज़ ट्रीटमेंट का यही हमेशा रहता है। एडवाइस हमेशा शुरुआत में ये रहती है कि आप पहले सीरियसली लाइफस्टाइल चेंज आप ट्राई करें। जो नेचुरल मेथड से अगर हो सके आपका वज़न कंट्रोल में आ सके तो वो ऑलवेज़ फर्स्ट चॉइस है, जिसमें डाइट, एक्सरसाइज, डाइटिशियन का हेल्प वगैरह ये सब आप लेके खुद आपका वज़न उसको कम आप कर सकते हैं। इससे अगर सक्सेसफुल आप रहे तो आपको बैरियाट्रिक सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। अब जो लोग ये ट्राई कर चुके हैं, या जिन लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी है कि ये उनके लाइफस्टाइल में फ़िट नहीं हो पाता, या जो बिजनेसमैन है या जो बड़े बड़े कंपनीज़ में है, जो ट्रैवलिंग इतना करते कि कोई स्टेबल उनकी एक्टिविटी, रेगुलर एक्टिविटी नहीं हो पाती, तो फिर इन लोगों को बाय फोर्स, फिर अगर नेचुरल मेथड से नहीं हो सकता तो फिर नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है बैरियाट्रिक सर्जरी। ये सर्जरी से आपको प्रैक्टिकली लाइफ लॉन्ग वेट का कंट्रोल आपको मिल सकता है। इसमें ये बात नहीं है कि एक बार ऑपरेशन हो गया कि आपकी ज़िम्मेदारी आपकी ख़त्म हो गई। ये बात सही नहीं है। ये मौका आपको और एक ज़िंदगी में आपको देगा कि आप अच्छे वेट पे आ जाए। उसके बाद आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि उसका मेंटेनेंस आपको रखना चाहिए। अब बैरियाट्रिक सर्जरी में 3 मेन ऑपरेशंस है। एक फोर्थ भी ऑपरेशन है जो ज़्यादातर वेस्ट में ज़्यादा रहता है, क्योंकि काफ़ी ड्रास्टिक ऑपरेशन है। जो पहला ऑपरेशन है उसको बैंडिंग बोलते हैं, जहाँ पे स्टमक के ऊपरी हिस्से में एक इलास्टिक बैंड टाइप ऐसा लगाते हैं, और उसके अंदर सलाइन का इंजेक्शन हो जाता है, जिससे वो बैंड फिर टाइट हो जाए, या सलाइन वहाँ से निकाले तो वो लूज़ हो जाती है। उसको टाइट अगर उसको करे तो फिर खाना अगर आप इतना सा भी आप ले ले तो आपको लगेगा कि पेट भर गया आपका, और उसका आउटलेट बहुत ही कम रहता, तो बहुत स्लोली वहाँ से खाना उतर जाता। तो इस प्रकार ये रिस्ट्रिक्शन से आपको वेट लॉस कराते हैं। पर आप पूछेंगे कि हम खुद अगर कम फिर खाए तो क्यों नहीं हम वज़न उतारते? इसमें कारण ये है कि ये सिर्फ रिस्ट्रिक्शन, सिंपल फिज़िकल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसके साथ वो हार्मोनल इफ़ेक्ट भी हो जाता है, क्योंकि स्टमक का वॉल्यूम जो इस्तेमाल हो रहा है अभी वो इतना सा छोटा है, अबाउट 30 to 50 ml, 30 to 50 cc's इतना वॉल्यूम उसका रहता है। उसके नीचे वो बैंड रहती है, तो इसलिए वो भाग भरने से वो स्ट्रेच हो जाता है, और स्ट्रेच होने से वो ग्रेलिन हार्मोन जो है, हंगर हार्मोन, वो कम हो जाता है, और इस प्रकार फिर आपका वज़न धीरे धीरे नीचे उतर सकता है। तो ये फर्स्ट टाइप प्रोसीजर। सेकेंड टाइप है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड मोस्ट कॉमनली किया जाता है, जिसको बाईपास बोलते हैं, गैस्ट्रिक बाईपास। जो अदनान सामी का भी हमने सुना है कि गैस्ट्रिक बाईपास ही हुआ है। और ये बाईपास में स्टमक जो बोलते हैं, स्टमक ऑर्गन जो है, उसको स्टेपलर के ज़रिए 2 हिस्से में
उसको काटते हैं, उसको कट करते हैं। ऊपर का हिस्सा बहुत ही छोटा रहता है, नीचे का हिस्सा जो इस्तेमाल नहीं होगा वो मेजर पोर्शन है स्टमक का। तो छोटा ऊपर का हिस्सा है, उसमें खाना आके उतर जाता है और वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का एक भाग लाके जॉइन करते वो छोटे हिस्से को। तो ये फूड पाइप में से फिर खाना उतर के स्टमक का छोटा हिस्सा, फिर फूड पाइप में फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में से डायरेक्ट नीचे फिर चले जाता खाना। तो बाकी का स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की शुरुआत का भाग ये बाईपास कर लेता, इसलिए इसको बाईपास बोलते हैं। तो इसमें ये समझना चाहिए कि खाने का रास्ता चेंज हो रहा है। ये चेंज होने से इसको मैल अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो इसके ज़रिए वेट लॉस हो जाता है। इसमें नेगेटिव फैक्टर ये है कि जब चेंज हो जाता रास्ता तो खाने में कुछ न्यूट्रिशन के आइटम्स है, जो कुछ विटामिन्स है, कुछ मिनरल्स है, वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाते। इसलिए ज़िंदगी भर ऐसे लोगों को डाइट के सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, मेडिसिन लेने पड़ते हैं। दूसरी बात यह है कि एक बार बाईपास ऐसा हो गया तो अपन एंडोस्कोपी भी नहीं कर सकते। स्टमक का जो बाकी का हिस्सा है और भाग है, वहाँ पे अगर कुछ ब्लीडिंग हो गई, अल्सर्स हो गए या कैंसर हो गया या कुछ भी हो गया तो वो एक्सरे, बेरियम एक्सरे भी नहीं कर पाते या इसका एंडोस्कोपी का टेस्ट भी नहीं कर पाते। तो वो स्टमक का हिस्सा अलग है, अभी अंदर ही है पर अलग है, नॉट इन यूज। नॉट इन यूज़। इन यूज़ का इतना सा हिस्सा है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो ये नेगेटिव पॉइंट्स उसके हैं। थर्ड ऑपरेशन जो है उसको स्लीव गैस्ट्रेक्टमी बोलते हैं। इस ऑपरेशन में स्टमक जो ऐसा बल्जिंग ऑर्गन है उसको पतला कर देते हैं, नैरो करते हैं। तो स्टेपलर से लॉन्जिट्यूडनली उसको कट करके कर्व पोर्शन जो है, जहाँ से वो ग्रेलिन हार्मोन भी जहाँ से पैदा होता है, वो भाग निकाल देते हैं। तो अब स्टमक स्लिम हो जाती है। तो अब थोड़ा सा खाना लेने से पेट आपका भर जाएगा, ग्रेलिन हार्मोन की जगह भी निकल गई। फ़ायदा एक है कि खाने का रास्ता चेंज नहीं हो रहा है। इसकी वजह से इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहते, ज़िंदगी भर मेडिसिन नहीं लेने पड़ते। तो ये मोस्ट पेशेंट फ्रेंडली और फिजियोलॉजिकल ट्रीटमेंट बैरिएट्रिक सर्जरी का है। और एक ऑपरेशन है जो बहुत ही ड्रास्टिक है, उसमें बहुत सारा बाईपास होता है। साइड इफ़ेक्ट्स उसमें स्पेशली इंडियन डाइट के साथ बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं न्यूट्रिशन के। इसलिए नॉर्मली वो डाइवर्जन बोलते हैं उसको, बिलियो पैंक्रियाटिक डाइवर्जन। यूजुअली वो ऑपरेशन इंडिया में नहीं करते कोई भी। तो सबसे ज़्यादा जो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी वो इंडिया में सबसे हाईएस्ट वो ऑपरेशन हो रहा है, स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। हाँ जी। अच्छा, ये जो ऑपरेशन है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ज़रा, यानी मैं समझता हूँ आम तौर पे जो लोगों की जनरली भी ये अंडरस्टैंडिंग है, व्हेन यू से कि वेट लॉस सर्जरी, तो वो जो बॉडी में फैट डिपॉजिट है वो समहाउ उसको निकाल देते। हाँ, अब बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि लाइपोसक्शन जो रहता है जी, उससे वेट लॉस हो सकता है। सच बात यह है कि लाइपोसक्शन सिर्फ ऊपर का जो फैट है उसको वहीं पे लाइपोसक्शन से पहुंच आपकी जाएगी। अंदर का जो फैट है वहाँ पे लाइपोसक्शन तो नहीं कर सकते आप। तो नॉर्मली लाइपोसक्शन ये प्लास्टिक सर्जिकल प्रोसीजर है। इसके लिए तो आपको ये कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी होने से इसमें इंश्योरेंस वाले नहीं देंगे आपको इसमें क्लेम। और जो लोग मॉडल्स है, एक्ट्रेसेस है, उनकी फिगर ओवरऑल स्लिम है पर एक दो एरियाज़ में ज़्यादा फैट जमा है, वो लाइपोसक्शन के लिए ठीक है। अब जब ओवरऑल फैट जब इंक्रीज़ हो जाए या पेट के अंदर बहुत सारा फैट हो और इसकी मॉर्बिड ओबेसिटी एक बार हो जाए तो लाइपोसक्शन से काम नहीं होता। इसलिए ये सब ऑपरेशंस अंदर स्टमक के ऊपर और स्टमक इंटेस्टाइन के ऑपरेशंस रहते हैं, जिसकी वजह से फिर बॉडी में से पूरा फैट जो स्टोर्ड है, हर जगह जहाँ पे एक्स्ट्रा फैट स्टोरेज है, बॉडी वो खींच लेती है अपने एनर्जी के लिए। क्योंकि अब ज़्यादा एनर्जी
ये खाने से नहीं आ रही है, और वो हार्मोन का भी एडजस्टमेंट होने से ये पूरे फैट के स्टोरेज में से खींचकर उसको बर्न आउट करती है। इसलिए होल बॉडी का स्लिमिंग हो जाता है। फिर जहाँ भी आपका एक्सेस है वो पूरा स्लिम होने वो एरिया स्लिम होने लगती है। अच्छा, तो जब आप ये बैरियाट्रिक सर्जरी हो जाती है एक बार, वो जो स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी, उसके बाद समझिए अगर किसी का वेट है 150 केजीज़ और 40 केजीज़, जो उसकी BMI अगर होनी चाहिए अकॉर्डिंगली 90-70 केजीज़, यू नो लाइक अकॉर्डिंग टू द हाइट, तो फिर वो कितने टाइम में he'll रीच द टारगेट्स? यूजुअली 6 to 9 months to 1 year यूजुअली। और एवरेज वेट लॉस आप देखेंगे 6 महीने में एवरेज वेट लॉस रहता है बिटवीन 30 to 40 किलोज इज़ एवरेज। और कई लोग उनका BMI तो बहुत ही हैवी रहता है। जैसे नॉर्मल आपको पता है इंडियंस और एशियंस के लिए 23 है, कई लोग आते हैं BMI 50, 60, 75 BMI, 3 times, more than 3 times नॉर्मल। ऐसे लोगों में उनको मेहनत से 2 साल भी लग सकते हैं ये पूरा वज़न उतारने के लिए, तो उनको मेहनत फिर ज़्यादा लगती है ऐसे लोगों को। ठीक है, लेकिन जब वो रीच कर लिए टारगेट से 5 केजीज़ हियर एंड देयर, तो वहाँ पे तो जो आपका जो फैट लॉस हो रहा है, बिकॉज जो फूड, जो डाइट से उनको इतनी एनर्जी नहीं मिल रही कि वो उसको मेटाबोलाइज करे, तो ये फैट पूरा एक्सक्रीट हो रहा है बॉडी से, तो उसके बाद फिर क्या होता है वहाँ पे? बॉडी के सिस्टम्स जो है वो फिर एक्चुअली एडजस्ट कर लेते हैं। बॉडी में भी अपने प्रोटेक्टिव सिस्टम्स है जो ये देखते हैं कि वज़न उससे नीचे ना जाए, तो वो बैलेंस करने लगते हैं। और उस समय तक एज इट इज़ आपका 1 साल 1.5 साल हो जाएगा उस समय तक, और उसके बाद आपकी जो क्वांटिटी है खाने की वो थोड़ी सी डेफिनेटली बढ़ जाती है। तो उसके बाद इम्पोर्टेंस ये है कि उन लोगों को मेंटेनेंस के लिए अब थोड़ी सी मेहनत अब करनी पड़ेगी कि जब अपना पेट भर रहा है तो उनको उस समय रोक देना चाहिए खाना, और ऐसा अगर किए तो फिर वो स्टमक स्ट्रेच नहीं होगा। और जो लोग बाय फोर्स खाना अगर बढ़ाते गए और भरते गए तो उनका स्टमक वो इलास्टिक तो है, अल्टीमेटली वो धीरे धीरे जो स्लिम हो गया है वो फिर से स्ट्रेचिंग हो जाएगी और उनको वेट रीगेन फिर हो सकते हैं। तो ये वेट रीगेन नॉर्मली 3 years के बाद 4 years के बाद ये हो सकते हैं, तो वहाँ पे उनकी जिम्मेदारी आ जाती है। एक और सवाल है कि जब ये सर्जरी हो गई, बैरियाट्रिक सर्जरी, देन जब फैट, जो एक्सेसिव फैट यूज़ हो रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है बॉडी से, तो वो किडनी पे इफेक्ट करता है? फिर वो बर्न आउट हो जाते हैं। नहीं, ये फैट एक्चुअली बर्न आउट हो जाते हैं, वो एनर्जी के लिए इस्तेमाल हो जाती है, तो एक्सक्रीशन उसका नहीं हो रहा है, वो कीटोन बॉडी मेटाबोलाइज हो रहा है, मेटाबोलाइज हो जा रहा है, वो मेटाबोलाइज एनर्जी हो रहा है। यस, अच्छा। तो इससे कोई बॉडी को कुछ नुकसान वगैरह नहीं रहता। ऑफ कोर्स उनको एडवाइस ये भी दी जाती है कि हाइड्रेशन ठीक रहे, मतलब पानी आप पीते रहे अच्छा से, तो फिर किसी ऑर्गन पे या किडनीज पे या कोई सिस्टम पे उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, यूरिन आउटपुट उनका कम नहीं होना चाहिए। ये तो वैसे भी हर एक के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा है। सेम एडवाइस इन लोगों को भी दी जाती है। तो वंस अगेन यहाँ पे फिर बात आ जाती है अफोर्डेबिलिटी, जो है ओबीस तो काफ़ी लोग हैं, तो ये जो है अगेन जो हमारा यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम है या इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है, क्या ये सर्जरीज एफोर्डेबल है और या इंश्योरेंस पॉलिसीज़ कवर करती हैं? ये सर्जरी भी एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें लैप्रोस्कोपी के स्टेपलर्स इस्तेमाल हो रहे, हाई क्वालिटी लैप्रोस्कोपी इक्विपमेंट, हाई डेफिनेशन के कैमरास, स्टरलाइजेशन के इक्विपमेंट हाई लेवल के, तो सर्जरी तो एक्सपेंसिव है। इसका एवरेज कॉस्ट यूजली मेजॉरिटी सेंटर्स में इंडिया में बिटवीन 2 lakhs to 3 lakhs के बीच में यूजली आ जाता है। इंश्योरेंस फर्म्स कई लोगों को अपफ्रंट ही क्लियर
कर देते ये ऑपरेशन के लिए। पर मेजॉरिटी इंश्योरेंस फर्म्स अभी तक भी उसको कॉस्मेटिक सर्जरी के नाम पे उसको रिफ्यूज़ उसको करते जाते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि हम बार बार उनको बोलते जा रहे हैं कि ये मॉर्बिड ओबेसिटी है। अब यहाँ पे कॉस्मेटिक का कुछ भी सवाल नहीं आता इसमें, ये तो लाइफ सेविंग सर्जरी है, क्योंकि सर्जरी अगर नहीं हुई तो कुछ ना कुछ मेजर सब कॉम्प्लिकेशन से उनके डेथ्स या दूसरे फिर कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। तो इंश्योरेंस फर्म शायद जानते भी है कि सचमुच में कॉस्मेटिक नहीं है, तो क्यों क्लियर नहीं कर रहे, ये उनको भी समझ के लोगों को हेल्प उनको करना चाहिए कि लाइफ सेविंग होने से उनको एक्चुअली ये सर्जरी को क्लियर उनको करना चाहिए। अब कई हमारे पेशेंट्स हैं उनको इंश्योरेंस उनका क्लियर हो चुका है, ऐसे भी कुछ पेशेंट्स हैं जिनका इंश्योरेंस रिफ्यूज़ हो गया था, उन्होंने एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर ली ओम्बुड्समैन को, जो इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन रहे थे आर्बिट्रेटर, और ओम्बुड्समैन ने क्लियर कर दिया है, साफ साफ लिखे कि ये लाइफ सेविंग सर्जरी है, कॉस्मेटिक नहीं है, और उनको पूरा क्लियरेंस दिया जाए इंश्योरेंस का। तो होपफुली इंडिया में ये इंश्योरेंस में इस्टेब्लिश अगर हो गया तो बहुत सारे लोग आगे भी आएंगे, तो क्योंकि ये फाइनेंशियली उनके लिए फिर इजी हो जाएगा। और जो लोग जिनको इंश्योरेंस नहीं है और जो अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर हमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उनको किसी न किसी तरह उनको हेल्प हमें करनी तो होगी, क्योंकि जो लोग सिग्निफिकेंट उनको मॉर्बिड ओबेसिटी है उनको तो ट्रीटमेंट की बहुत आवश्यकता है। तो ऐसे लोगों को भी हम जब वर्कशॉप्स या कैंप्स रखते हैं उसमें उनको एकदम फिर कंसेशन में ये ऑपरेशन हम कर सकते हैं। मॉर्बिड का क्या डेफिनेशन है व्हेन यू से मॉर्बिड ओबेसिटी? मॉर्बिड मींस इट इज़ अ डिजीज़। अब ये सिर्फ एक्स्ट्रा वेट नहीं रहा, जो इंडिया में एज इट इज़ अपना सोशल माइंडसेट ऐसा है कि कोई थोड़ा मोटा है तो हेल्दी है, मतलब अच्छा है, खाते पीते घर का अमीर है, मतलब हाँ, पैसे वाला है। जो स्लिम है उसको फिर ऐसा बोलते हैं अरे बहुत ही वजन आपका कम हुआ, कि सब खैरियत है, कि कुछ बीमारी तो नहीं हुए। तो ये माइंडसेट अपने को एक्चुअली एक तो निकालना है और चेंज ऐसा करना चाहिए कि अपने लोग फिट और स्लिम रहना चाहिए। Definitely. और जैसे वेट इंक्रीज़ हो जाता फिर वो ओवरवेट और ओबेसिटी का एक रेंज रहता, उसके ऊपर फिर गया तो मॉर्बिड ओबेसिटी हो जाती है। मतलब ये डिजीज़ ओबेसिटी जिससे अलग अलग डिजीज़ेज़ आपको एनी टाइम हो जाएंगे या आपको हो जाते हैं, और इसमें मॉर्टेलिटी की रिस्क फिर बहुत हाई हो जाती है, डेथ की रिस्क। हमारे मुल्क में एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रिवेंटिव केयर नहीं है और प्रॉपर हेल्थ, मैं समझता हूँ अवेयरनेस नहीं है लोगों को कि कौन से टेस्ट जो है टाइम टू टाइम कराने चाहिए, कि किससे पता चले कि आपको जो है फ़िज़िकल फिटनेस, आपकी जो है सारी चीज़ें, कोई रिकॉर्ड मेंटेनिंग है ही नहीं। तो जिससे मैं समझता हूँ डेटा भी जो हम बोल रहे हैं कि भाई इतने लाख है या इतने ओबीज है, ये कहाँ से आते हैं? ये मतलब दे आर जस्ट लाइक एजम्पशंस और स्पेक्यूलेशंस कि भाई जहाँ पे बिजनेस ज़्यादा दिखे। तो ये सिस्टम को क्यों इस्टेब्लिश नहीं किया जा रहा है इंडिया में? ये बात जो आपने कही बिल्कुल सही है, क्योंकि डेटा रिकॉर्डिंग अपने देश में बहुत ही कम है, और इसलिए बाहर के लोग भी फिर मानते नहीं है हमारे मीटिंग्स में भी कि हमारा डेटा हम सही बोल रहे हैं या नहीं, ऐसा उनको भी डाउट ऐसा रहता है। पर अब धीरे धीरे ये चीज़ें अब धीरे धीरे इम्प्रूव होते जा रही है। बहुत सारे ये जो एस्टिमेट्स रहते हैं, ये सपोज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों का कुछ सर्वे रहता है, उसके ज़रिए वो लोग एस्टिमेट्स ऐसे करते हैं। तो ये एस्टिमेट्स मोर और लेस ये रीजनेबली एक्यूरेट रह सकते हैं, ये अप्रॉक्सीमेट हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो इंडिया में ये वोटर आईडी कार्ड सबका रिकॉर्डिंग धीरे धीरे हो रहा है, होना चाहिए। तो इससे डेटा रिकॉर्डिंग धीरे धीरे इम्प्रूव तो होती जाएगी। अब हमारे भी जो बेरियाट्रिक सर्जन्स सपोज है,
हमारा एसोसिएशन है इंडिया का, बेरियाट्रिक सर्जन्स एसोसिएशन। अब ये बात अच्छी हुई कि हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अभी रिसेंटली उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हर बेरियाट्रिक सर्जन्स को सभी ऑपरेटेड पेशेंट्स के डेटा रिकॉर्ड उसमें करने चाहिए, वो वेबसाइट और सॉफ्टवेयर पे। तो इस प्रकार धीरे धीरे अपने पास इम्प्रूवमेंट होती जा रही है और एक्यूरेसी, डेटा की एक्यूरेसी अपनी बढ़ती जाएगी डेफिनेटली। यहाँ पे भी मैं समझता हूँ हेल्थ कार्ड्स इशू करना चाहिए कि ताकि सबकी जो है हिस्ट्री पता चले, वो हेरिडिटरी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। बिल्कुल, वेरी मच रिक्वायर्ड। और जो प्रिवेंटिव बात आपने की, एक्चुअली ओबेसिटी के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फैमिलीज़ अगर शुरुआत से अपने बच्चों को ज़िंदगी के शुरुआत से अगर कुछ उनको डिसिप्लिन और कुछ ट्रेनिंग दे खाने के बारे में, एक्टिविटी के बारे में, कुछ चीज़ों में स्ट्रिक्ट रहे, तो उनकी ज़िंदगी फिर अच्छी रह सकती है। क्योंकि अभी चाइल्डहुड ओबेसिटी और स्कूल्स में आप देखेंगे कि बच्चे इतने मोटे होते जा रहे हैं, और अपने ही देश में नहीं, ये तो बहुत सारा वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बहुत हो गया, अपने देश में भी इंक्रीज़ हो रहा है। और कई फैमिलीज़ में हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, वो जल्दी सुबह सुबह खाना नहीं बनाते या लंच बॉक्स नहीं देते, बोलते हैं कि ये 200 रुपया ले लो और वहाँ जाके उधर मैकडोनल्ड सामने होगा या कैंटीन होगा, वहाँ से खा लो। तो बच्चे क्या खाएंगे, वो तो चिप्स खाते हैं, कोका कोला पीते हैं, वैसे पूरा जंक फूड। और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम इतना बढ़ गया है स्कूल्स में कि अगर ये प्रिवेंटिव मेजर अगर किया जाए तो बहुत सारा प्रॉब्लम अपने देश में ओबेसिटी का निकल जाएगा फ्यूचर के लिए। जी हाँ, फैमिली डॉक्टर्स की जो है क्या जॉब होनी चाहिए? जैसे मोहल्ले में जो फिजिशियंस ऑल ओवर द सिटी या कंट्री है, तो क्या उनकी आप नहीं समझते रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, या उनको एक सिस्टम दिया जाए कंप्यूटर जो है जहाँ पे वो जो भी पेशेंट आता है उसकी जो है कुछ रिकॉर्ड मेंटेनिंग करें? ये होने से तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि फिर इंफॉर्मेशन और उसकी एनालिसिस अगर जल्दी मिलती तो इवन गवर्नमेंट एजेंसीज भी शायद जल्दी एक्शन ले लेते कि इस बीमारी या ये प्रॉब्लम अपने ये सिटीज़ में या ये जगह में ये बढ़ रही है, तो अगर डेटा मिलती तो एक्शन भी जल्दी हो जाता था, तो वो बहुत ही अच्छा रहता। अब अनफॉर्चुनेटली ऑल ओवर द वर्ल्ड मेडिकल प्रोफेशन में ऐसा हुआ है कि अगर कोई बीमार है और उसका ट्रीटमेंट हो जाए तो मेडिकल प्रोफेशनल को उससे अर्निंग हो जाती है, उनका काम वो है। अगर फ्यूचर में ये हो जाए कि मेडिकल प्रोफेशन को फीस जब मिले जब तक सोसाइटी हेल्दी हो, क्या बात है, तो फिर सब मेडिकल प्रोफेशनल्स प्रिवेंटिव साइड पे बहुत सारा कोशिश फिर करेंगे और बीमारी होने तक रुकेंगे नहीं। बहुत सही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फ्यूचर में हो सकता है कि सोसाइटी शुड पे डॉक्टर्स टू कीप इट हेल्दी। ब्यूटीफुल, एंड दैट्स वेरी राइट एक्चुअली। इट मे हैपन, श्योर इट शुड हैपन एक्चुअली। मे बी जो हमारा नया जनरेशन जो बड़ा हाईटेक है, दे हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग एंड आइडियाज एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन आल्सो। तो आखिरी में आप हमारे नाजरीन को जो है क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो ओबेसिटी के मामले में हम यही आपसे कहेंगे कि ज़िंदगी में सभी चीज़ एंजॉय आप करिए, मॉडरेशन में करिए। आप खाने में सब एंजॉय आप करिए, पर लिमिट में करिए। कुछ न कुछ एक्सरसाइज 4 या 5 बार हफ्ते में आप ज़रूर आप करिए, जिससे ओवरऑल हेल्थ अपनी अच्छी रहेगी, वज़न बढ़ते नहीं जाएगा। और ये याद रखना है कि जैसे अपना एज इंक्रीज़ हो जाता है, स्पेशली 35 और 40 इयर्स के बाद, अपना थायराइड फंक्शन भी कम हो जाता और नेचुरली अपने बॉडी में वज़न फिर बढ़ते जाता। तो अपने को ये अवेयरनेस से और मेहनत से, थोड़ा मॉडरेशन से वेट कंट्रोल में रख सकते हैं और लाइफ अपनी हेल्दी रह सकती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ज़िंदगी में शुरुआत से बच्चों को सिखाइए कि क्या उनको खाने से फ़ायदा है, क्या खाने से नुकसान है, और उनको इंसेंटिव्स आप दे सकते हैं इसमें कि
अच्छे अगर आप खाओगे तो ये इंसेंटिव कुछ मिलेगी। और उनको दिन भर वीडियो गेम्स मत खेलने दीजिए। रिस्ट्रिक्शन, उनको टीवी वॉचिंग, वीडियो गेम्स के लिए रिस्ट्रिक्शन दीजिए। आधा घंटा 1 घंटा रोज़ का एंजॉय करिए, बाकी का टाइम आउटडोर फील्ड में गेम्स खेलने चाहिए। बच्चों से अगर हमने कोशिश की तो फ्यूचर में जनरेशन अपने हेल्दी रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप आए हमारे साथ, हमारे नाजरीन के साथ इतनी सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर किए। हमारे बेस्ट विशेस आपके साथ है, फिर आपसे मुलाकात भी रहेगी, आगे भी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। तो नाजरीन, आप सुन रहे थे डॉक्टर सुरेंद्र उगाले, किर्लोस्कर हॉस्पिटल के सर्जन, शहर हैदराबाद में, वेट लॉस सर्जरी, बैरियाट्रिक सर्जरी के बारे में। उम्मीद कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब दीजिए अतर खान को पूरी टीम के साथ इजाज़त और देखते रहिए मुनसिफ टीवी।